ओके तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे होंगे। आपको पता है हमारा बैच चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस सिखाया जाएगा। ठीक है, तो आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल मिडजी एग्जाम पे। मैं हूं आपके साथ रवि गुप्ता। हमारा चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम जिसका लेक्चर नंबर 1 है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कुछ हिस्ट्री से कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमें क्या पढ़ना है, आज हम कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था एज अ ह्यूमन। ठीक है, तो देखो बहुत पहले के फिलोसफर लोग ऐसे होते थे ना जो सोचते थे कि ये एटम मतलब कुछ कुछ धीरे धीरे ना उनके दिमाग में ऐसा आने लगा था कि थोड़ा सा ना साइंटिफिक रिसर्च वगैरह ऐसा सोचते हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने अपना कि देखो जो यूनिवर्स में जितने भी पार्टिकल्स हैं ना वो अल्टीमेटली किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, आपके एटम से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि जो एटम्स होते हैं आपके वो क्या होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं। ये बात कही थी फिलोसफर्स ने, पुराने फिलोसफर्स ने। बट साइंटिफिकली अगर किसी ने सबसे पहले इस चीज़ को थियोरिटिकली दिया तो वो थे हमारे जॉन डाल्टन साहब। ठीक है, तो ओल्ड कॉन्सेप्ट जो हमारे जॉन डाल्टन ने दिया था, उन्होंने पहले जितने भी फिलोसफर थे उनकी थ्योरी को एक्सेप्ट किया और उन्होंने एक अपनी थ्योरी दी जिसका नाम था डाल्टन एटॉमिक मॉडल। ठीक है, एटम के मॉडल को क्या कहते हैं, एटॉमिक मॉडल। और इन्होंने डाल्टन ने दिया था इसलिए डाल्टन एटॉमिक मॉडल। उन्होंने क्या कहा जरा देखो कि एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर अलाइक एंड हैविंग सम मासेस। कि कुछ एलिमेंट जो होते हैं ना वो एक जैसे होते हैं और उनके पास कुछ मास होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात इन्होंने क्या कही थी, देखो ये हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में भी जॉन डाल्टन का बेसिक पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, ओके। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट एंड हैविंग क्वाइट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो जॉन डाल्टन साहब ने क्या कहा था कि अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उनके मासेस अलग अलग होते हैं। लेकिन ये चीज़ गलत हो गया बाद में। कैसे? आइसोटोप्स आया, आइसोबार्स आया, और ये जितनी भी इनकी फिलॉसफी थी, ये जो इनका कॉन्सेप्ट था, इस चीज़ को गलत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या कहता है कि एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये तो पता है कि आप किसी भी मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो क्या होता है, बस चेंज होता है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि एटम्स जो होते हैं वो नॉन स्ट्रक्चरल होते हैं, एटम्स का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सब जॉन डाल्टन ने कही थी ये सब बातें। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि एन एटम कंबाइंस विद अनदर एटम इन देयर डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास। एक एटम दूसरे एटम के साथ एक डेफिनिट प्रोपोर्शन ऑफ मास में क्या होता है, जाके कंबाइन करता है। ठीक है, और हमने मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है क्या, 1 AMU, एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। उसके बाद से 1 U, कहीं कहीं पे 1 U भी देखने को मिलेगा, इसको हम यूनिट बोलते हैं, या फिर कहीं कहीं पे डाल्टन भी लिखा जाता है। हालांकि ये दोनों आउटडेटेड है, जनरली हमें 1 AMU देखने को मिलता है, बट आपके नॉलेज के लिए मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये पुरानी बातें थी, पुरानी बातें थी। तो देखो पुरानी बातें थी, लेकिन जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, थोड़ा सा है ना, थोड़ी सी बुद्धि डेवलप हुई हमारी। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे जे थॉमसन। ठीक है, जे जे थॉमसन ने सबसे पहले चैलेंज किया जॉन डाल्टन के एटॉमिक लॉ को। तो देखिए एटॉमिक थ्योरी को, बेसिकली जॉन डाल्टन का जो एटॉमिक थ्योरी था ना लगभग 60-70 साल तक चला था। लेकिन उसके बाद जो जे जे थॉमसन आए ना हमारे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, देखिए एटम को हम क्या कर सकते हैं ना, एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं फर्दर। ठीक है, उन्होंने ऐसा सजेशन दिया और उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, एक्सपेरिमेंट हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि इन्होंने कहा क्या था, उनकी लाइन को समझते हैं। तो देखो द इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम्स वाज फर्स्ट चैलेंज बाय जे जे थॉमसन। ये बात तो अभी मैंने बताई आपको। ही सजेस्टेड दैट ऑल एटम्स हैव देयर ओन इंटरनल स्ट्रक्चर and can be subdivided into infinite number of subatomic particles in which electron, proton and neutron are called fundamental particle। ठीक है, तो इन्होंने क्या कही थी कि एटम्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो। जब फर्दर डिवाइड करोगे तो वो और भी छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल में ब्रेक होंगे। ठीक है, ये बात इन्होंने कही थी जे जे थॉमसन ने। ठीक, और आपको पता भी होगा सर, 9th-10th में आप पढ़ते आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, सर जे जे थॉमसन ने की। ठीक है, प्रोटॉन की किसने की, अर्नेस्ट गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की किसने की, जेम्स चैडविक ने। ठीक है, तो वो सब धीरे धीरे हम करके पढ़ेंगे। ओके, बट हम कैसा हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। ओके, नेक्स्ट देखो, द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन and neutron exist in an atom till the atom exists, but other subatomic particles exist for very short time, one shake, and also this particle decide the properties of atoms। सी ये लाइन क्या कहता है जरा देखो, इतना लंबा लेंदी है ना, मतलब
आपको बस उसका मतलब समझना है, उस लाइन पे ध्यान नहीं देना है, उसका मीनिंग समझना है आपको। ये कहता है कि देखिए आपके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, आपने पहले क्या किया, जॉन डाल्टन थे, एटम बताया उन्होंने कि एटम सबसे छोटा है, बट जे थॉमसन आए, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ना एटम को और तोड़ सकते हो छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल जिसको बोलते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी एक एटम के अंदर रहता है और उन्हीं की वजह से डिसाइड होता है कि उस एटम का नेचर कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो थोड़े लंबे समय तक एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के साथ भी और भी ऐसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते हैं ना, जो कि बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो बहुत कम समय, मतलब कि टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, शेक होता है। ठीक है, शेक। और 1 शेक इज इक्वल टू कितना, 10⁻⁸ सेकेंड होता है। तो वो उतने देर के लिए रहते हैं, जो कि खासा असर नहीं डालते हैं एटम्स की प्रॉपर्टी पे। ठीक है, तो इस वजह से इन सारे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्लियर है? ओके, तो इसी रेस में जे थॉमसन आए सबसे आगे और उन्होंने कहा कि चलो हम करते हैं कुछ डिस्कवरी। तो वो सबसे पहले आए कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को लेकर। तो देखो डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है सो दैट कि आपका टाइम ज़्यादा किल ना हो। ओके, तो जे थॉमसन सबसे पहले आए और उन्होंने कहा कि देखिए भाई, हम क्या करते हैं, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर, ये तो पहली बार सब लोग सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, एक एक डिस्चार्ज ट्यूब ले लो। दिस इज बेसिकली योर डिस्चार्ज, पेन दूसरे पेन से लिखने दो, ये दिस इज बेसिकली योर डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने लिया। डिस्चार्ज ट्यूब बेसिकली ग्लास का बना हुआ है। ठीक, उन्होंने एक वैक्यूम पंप इसमें फिट कर दिया। दिस इज बेसिकली योर वैक्यूम पंप। ठीक है, वैक्यूम पंप क्या करता है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितने भी गैस हैं, इन सारे गैस को खींचकर बाहर निकालता है। ठीक है, दिस इज बेसिकली योर वैक्यूम पंप। ओके, गैस को जब पूरी तरह से खींच के बाहर निकालेगा तो ऑलमोस्ट इसके अंदर वैक्यूम हो जाएगा, मतलब वेरी लो प्रेशर हो जाएगा। और वो भी प्रेशर कितना, ऑलमोस्ट 10⁻³ mmHg। ठीक है, mmHg और यूनिट ऑफ प्रेशर है। ओके, फिर उन्होंने क्या किया कि दो रॉड लिए। रॉड, एक को बोला कैथोड, दूसरे को बोला एनोड। कैथोड पे था नेगेटिव चार्ज, एनोड पे था पॉजिटिव चार्ज। चलो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। ओके, अब उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, वायर इधर से लिया, एक वायर इधर से लिया, और दोनों को एक बहुत ही ज़्यादा हाई वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिया। और वो वोल्टेज कितना था, अप्रोक्सीमेटली 10,000 वोल्ट के आसपास था। मन में सवाल उठ रहा होगा ना तुम्हारे कि सर ये इतना ज़्यादा वोल्टेज क्यों लिया, क्यों इतना कम प्रेशर किया, क्यों वैक्यूम पंप लगाया। ठीक है, तो ये सब सवाल का जवाब मिलेगा। बस मेरे साथ रहो बस थोड़ी देर के लिए। ठीक है, 5-10 मिनट और रहो, कैथोड का पूरा क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ओके, तो देखो सबसे पहला सवाल जो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर ये वैक्यूम पंप क्यों लगाया। तो वैक्यूम पंप क्यों लगाया, ताकि आपके डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है वो बहुत लो हो जाए। ओके, अब आपने सर इसके अंदर का प्रेशर लो क्यों किया, तो उस सवाल का जवाब अभी इस लाइन के बाद मिलेगा। सबसे पहले कि यहाँ पे इतना हाई वोल्टेज क्यों लगाया। ठीक, तो देखो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना ये, तो एक्सपेरिमेंट करते समय इन्होंने हाई वोल्टेज दिया ताकि यहाँ पे जो आपका ये कैथोड के साथ जो मेटल प्लेट लगा हुआ है, एक्चुअली यहाँ पे मेटल प्लेट एक लगा हुआ रहता है। ठीक है, ये मेटल प्लेट का ही बना हुआ रहता है बेसिकली। तो ये जो मेटल प्लेट है आपका, बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज दोगे तो क्या होगा, मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इजेक्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से। ठीक है, अगर नॉर्मल वोल्टेज दोगे तो फिर यार वो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं ना, आपको इतना ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा ताकि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, इसलिए हमने हाई वोल्टेज दिया। पहली बात, पहला क्वेश्चन का आंसर। ओके, दूसरा कि सर ये वेरी लो प्रेशर का क्या फ़ायदा होगा फिर यहाँ पे। तो देखो प्रेशर बहुत लो रहेगा, ना के बराबर रहेगा, अंदर वैक्यूम है बिल्कुल, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है ना आपस में एक दूसरे से टकराएंगे नहीं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक दूसरे से टकराएंगे नहीं, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगे। ये दूसरी बात क्लियर हुई। ओके, अब देखो ये पूरा सेटअप करने के बाद उन्होंने जैसे यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया तो इधर से करंट फ्लो करने लगा। करंट फ्लो करने के बाद क्या हुआ कि इस मेटल प्लेट पे बहुत हाई वोल्टेज आया, और हाई वोल्टेज की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट होने लगे धीरे धीरे। ठीक, वेरी लो प्रेशर की वजह से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से टकराएंगे नहीं और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये क्या करेंगे,
ट्रेवल करेंगे। ठीक है, अब क्या होता है जरा देखो, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जैसे हाई वोल्टेज दिया, इलेक्ट्रॉन्स जैसे यहाँ से निकलना स्टार्ट किए, ठीक है, और हमें पता नहीं था कि वो इलेक्ट्रॉन्स है या क्या है। ठीक है, पहली बात कि हमें यहाँ से पता नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन्स है या क्या। जैसे ही उन्होंने यहाँ पे हाई वोल्टेज दिया ना, इधर से कुछ इनविजिबल रेज निकलने लगे, इनविजिबल बहुत तेजी से यहाँ से ना कुछ इनविजिबल रेज निकलने लगे काफी तेजी से। ठीक है, और ये रेज इधर से निकल के इधर जा रहे थे, बार बार इधर से निकल कर इधर जा रहे थे, इस डायरेक्शन में ऐसे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि अच्छा इधर से निकल कर इधर जा रहे हैं, और मेरे को तो पता है कि ये पहले से पॉजिटिव है, इसका मतलब कि ये रेज जरूर क्या होगा, निगेटिव इन नेचर होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट उन्होंने यहाँ से निकाला कि यहाँ से जितने भी रेज निकल रहे हैं ना, तो वो रेज जो है वो निगेटिवली नेचर में है। ठीक है, चलो उसके बाद से क्या हुआ कि जैसे जैसे यहाँ से रेज निकल रहे थे, ठीक है, जैसे जैसे यहाँ से रेज निकल रहे थे और निकलते निकलते जैसे आगे बढ़ रहे थे, तो ये एनोड जो है ना, एनोड में छोटा छोटा होल होता है जिसको हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। ठीक है, यहाँ पे होल रहता है, छोटा छोटा छिद्र रहता है जिसको हम बोलते हैं परफोरेटेड एनोड। ठीक है, परफोरेटेड एनोड। अब होता है क्या है, उस होल से पास होकर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस फ्लोरोसेंट मटेरियल पे टकराते हैं। अब तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर ये फ्लोरोसेंट क्या है। देखो, फ्लोरोसेंस होता है ZnS से बना हुआ, जिंक सल्फाइड से। बेसिकली फ्लोरोसेंस का मतलब होता है जो हमेशा चमकता रहे। ठीक है, तो हुआ क्या कि जब हाई वोल्टेज दिया गया, तो इधर से ना कुछ इनविजिबल रेज निकल रहे थे काफी तेजी में। ठीक है, और निकलने के बाद ये परफोर, यहाँ पे होल है एनोड में, इस होल से होते हुए इस वाले ये वाला जो तुम्हारा फ्लोरोसेंस मटेरियल है, इस पे जाके टकरा रहे थे और ये बार बार चमक रहा था तुम्हारा। ठीक है, चमक रहा था, तो धीरे धीरे सब कंक्लूजन वो लिख रहे थे, नोट डाउन कर रहे थे, हम भी लिखेंगे। चमक रहे थे, ओके। फिर उन्होंने क्या किया कि रास्ते में उन्होंने एक छोटा सा व्हील टाइप का रख दिया, पैडल टाइप का छोटा सा रख दिया उन्होंने। ठीक है, छोटे छोटे, काफी लाइट वेटेड। ठीक है, आप ये मत समझना कि बड़ा बड़ा जो गाड़ी वाड़ी में लगता है, नहीं वैसा नहीं, छोटे छोटे पैडल व्हील टाइप के यहाँ पे रख दिए। तो हुआ क्या कि ये पैडल व्हील ऐसे गोल गोल घूमने लगा। फिर तो उन्होंने कहा कि अच्छा, ये जो वोल्टेज जब हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो वोल्टेज देने के बाद यहाँ से तो कुछ इनविजिबल रेज निकल रहे हैं, और ये इनविजिबल रेज जो निकल रहे हैं इधर से निकलकर इधर जा रहे हैं, मतलब कि एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये निगेटिव पार्टिकल होंगे। और दूसरी बात कि जब ये निकल रहे हैं यहाँ से, ये सारे रेस जो निकल रहे हैं, वो इस पे टकराने के बाद ना चमक आ रही है, फ्लोरोसेंस हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात कि इस रेज में इतना ज्यादा एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, कि ये बीच वाले पैडल को पूरी तरह से ऐसे घुमा दे रहे हैं, मतलब ऐसे नचा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, सर्कुलर मोशन में। इसका मतलब इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन निकाले, ऐसे बहुत सारे कंक्लूजन निकाले। क्या क्या कंक्लूजन निकाले, जरा आओ हम देखते हैं। तो देखो, कंक्लूजन सबसे पहले उन्होंने क्या निकाला, उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि भाई देखिए, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जा रहा था, इसलिए क्योंकि कैथोड से निकल रहा था और एनोड की तरफ जा रहा था, एनोड तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट कौन करेगा, बेसिकली निगेटिव करेगा, अपोजिट चार्ज है। इसका मतलब कि जो कैथोड से चार्ज निकल रहा था, जो रे निकल रहा था, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, पहली बात। दूसरी बात कि बहुत लो प्रेशर है, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ठीक है, और भी दो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने का और भी रीजन है कि अगर इसके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रख दोगे ना, ओपेक ऑब्जेक्ट, तो वो पीछे शैडो बना रहा था। ठीक है, इससे भी पता चलता है कि वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, ओके। तीसरा जो है वो हमें क्या बोलता है, दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अभी मैंने बताया ना कि छोटे छोटे व्हील रख दो पैडल टाइप के, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा उसके अंदर एनर्जी थी, इतनी ज्यादा वेलोसिटी थी कि वो उस पैडल व्हील को बिल्कुल घुमा दे रहा था। ठीक है, इसका मतलब कि उनके पास काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा थी। तीसरी बात, वो काफी छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने हुए थे। ठीक है, तभी तो आराम से निकल रहे थे, और एनोड वाले, जिसको परफोरेटेड एनोड हम लोग बोलते हैं, वहां से आराम से निकल के वो क्या हो जा रहे थे, पास हो जा रहे थे। ठीक है, उसके बाद से फिर पांचवा पॉइंट ये कहता है कि दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यस, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है, जरा देखो, अगर अगर ये तुम्हारा एक पूरा सेटअप है, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ठीक है,
यहाँ से अभी हमें पता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स इसका नाम है कि क्या है, हम ये इलेक्ट्रॉन नाम बाद में पढ़ा था, ठीक है। यहाँ से जितने भी रेज आपके निकल रहे हैं, अगर यहाँ पे रख दो, सपोज करो यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे मान लो रख दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिवली, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया, तो जैसे यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, ये जितने भी रेज थे ना ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, ठीक है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा था। तो इससे ये भी पता चलता है कि ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, ठीक है, ओके। जब ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था तो देखो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स था, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में वहाँ पे डिफ्लेक्ट हो गया, मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट हुए और वो फ्लोरेसेंस भी पैदा कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि भाई देखिए इतनी सारी प्रॉपर्टी तो है, तो ये जितने भी निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं ना, उनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इसको हम बोलेंगे नेगाट्रॉन्स। क्या कहेंगे? नेगाट्रॉन्स, ठीक है। तो अब उन्होंने इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रॉन्स, जिसके ऊपर पार्टिकल का चार्ज, इसका चार्ज कितना है? नेगेटिव है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो इतनी सारी प्रॉपर्टी आई, तो कैथोड रेज से जो पार्टिकल जो निकला, वो रे जिस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, वो पार्टिकल आपका कौन सा था? इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। चलो यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, आई होप। दिक्कत भी होगा तो आप कमेंट करके बताओगे मेरे को। नेक्स्ट जो बहुत खुरपाती दिमाग था ना, अब साइंटिस्ट होते हैं तो उनका दिमाग चलता रहता है हमेशा। उन्होंने वापस से क्या किया ना, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, सबसे पहले इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज करते हैं। मान लिया इलेक्ट्रोड पहले जिंक का बना था, कॉपर का बना था, अभी कोई और मटेरियल लगा दिया, मान लो प्लेटिनम वगैरह। तो लगा के उन्होंने चेक किया, सबसे पहले इलेक्ट्रोड लगाया, ठीक है, इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज किया, फिर सोचा कि अंदर गैस भरे हुए थे, तो दूसरा गैस, मतलब पहला वाला गैस भर के फिर उसको हमने वैक्यूम किया, वापस से दूसरा गैस भर के उसको वैक्यूम करते हैं, फिर देखते क्या होता है। तो ऑब्वियसली वहाँ पे वैक्यूम ही करना है डिस्चार्ज ट्यूब में। तो उन्होंने गैस चेंज किया, उन्होंने इलेक्ट्रोड मटेरियल चेंज किया। उनको क्या मिलता है वापस एक्सपेरिमेंट करने पर? कि जो कैथोड रे की प्रॉपर्टी थी वो सेम है, चेंज ही नहीं हुई। तो समझ में आ रही है ये बात? उन्होंने इस चीज से यही यही उन्होंने यहाँ से निकाला ना, कि देखिए भाई आपके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो बहुत ही फंडामेंटल पार्टिकल है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। ये यहाँ से प्रूफ होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, यहाँ से प्रूफ होता है भाई। मतलब आप चेंज कर लो, रॉड चेंज कर, ये कहाँ गायब हो गया? इलेक्ट्रॉन्स आर, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल्स। मतलब आप चेंज कर लो उसका इलेक्ट्रॉन मटेरियल, चेंज कर लो आप ना, गैस चेंज कर लो अंदर का, बट आपकी जो प्रॉपर्टी है ना कैथोड रे की, वो चेंज नहीं होगी। इसका मतलब कि वो फंडामेंटल है बिल्कुल, ठीक है। फंडामेंटल क्या, बिल्कुल बेसिक है वो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था। अब इसी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ना, जो जे थॉमसन थे हमारे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई इतना कुछ जब हम लोग कर ही चुके हैं, तो थोड़ा एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चार्ज बाई मास का रेशियो हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉन का, क्या होगा। चार्ज बाई मास मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, उसका मास कितना है। तो उन्होंने क्या किया कि चार्ज बाई मास का रेशियो निकाला, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाई मास का उन्होंने वैल्यू कैलकुलेट किया, जिसको हम ई बाई एम बेसिकली बोलते हैं। और ये वैल्यू आपकी आई थी 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी। कूलम है ये, कूलम को सी से आप रिप्रेजेंट करते हो, चार्ज का यूनिट है, और केजी आपका मास का यूनिट है। तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया, ठीक है। ये जे थॉमसन साहब ने बताया था ये चीज़, ठीक है। तो जे थॉमसन काफ़ी काफ़ी क्या बोले उनको, साइंटिस्ट तो वैसे टैलेंटेड सबके सब होते हैं, ठीक है, बट उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव दिया था, ठीक है। उसके बाद से फिर मिलिकन साहब है, ठीक है, मुलिकन कहीं कहीं लिखा रहता है, बट वी विल राइट इट एज मिलिकन। उन्होंने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। आपके एनसीईआरटी बुक में ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझाया हुआ है, बट मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या है एक्चुअली, वो आप वहाँ पे देखना। बट इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकला यहाँ से, ये देखो जरा। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जे थॉमसन साहब ये दे चुके हैं 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। मिल्कन साहब ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करके कैलकुलेट किया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन उन्होंने कैलकुलेट किया, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो आया हमारा वो आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज है तो कूलम में ही लिखेंगे ना, ठीक है। ये स्टार्टिंग में था, बट थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके जो चार्ज था ये लिखा गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब फिर कहा गया कि देखिए भाई इलेक्ट्रॉन तो आपका नेगेटिव होता है ना, तो इस चार्ज के आगे क्या लगा दीजिए आप, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। ये आपका चार्ज था किसका, इलेक्ट्रॉन का। ओके, अब एक बात बताओ जरा कि यहाँ पे आपके पास E/m दिया हुआ है, इसकी वैल्यू इतनी है, E की वैल्यू पता चल गई आपको, तो m क्या यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इस E की वैल्यू को यहाँ पे रखोगे, ये पहले से पता है, तो m की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आप सोचोगे कि सर ये E तो माइनस में नहीं, इस माइनस को हमें मॉड में लेकर चलना है क्योंकि मास तो नेगेटिव होगा नहीं ना। तो फिर यहाँ से जो मास कैलकुलेट किया गया, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो कैलकुलेट किया गया आपका कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ठीक है। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका कैलकुलेट किया गया। तो यहाँ से आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला, तो यही है हमारा E/m, यानी कि चार्ज बाई मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रेशियो, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वैसे करते करते जे थॉमसन साहब ने तो इतना कुछ बता दिया, लोगों में और भी ज़्यादा है ना वो जनरेट हो गया, क्यूरियोसिटी जनरेट हो गई कि भाई कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा था तो आप इलेक्ट्रॉन बोल रहे थे, अब अगर एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा तो क्या होगा। तो इसी रेस में आए हमारे एक नए साइंटिस्ट जिनका नाम था अर्नेस्ट गोल्डस्टीन, ठीक है। गोल्डस्टीन साहब आए, उन्होंने क्या कहा कि भाई देखो बात कुछ ऐसा है कि वोल्टेज तो आप हाई वोल्टेज दोगे ही, ठीक है, हाई वोल्टेज दोगे आप, हाई वोल्टेज दोगे तो करंट पहले इधर से फ्लो कर रहा था, अब करंट इधर से फ्लो करेगा, बट यहाँ पे कुछ कुछ कंडीशन है। पहली बात कि यहाँ पे आप वैक्यूम प्रेशर नहीं लगाओगे, वैक्यूम प्रेशर नहीं लगाओगे इसका मतलब कि अंदर कुछ ना कुछ गैस अवेलेबल रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो गैस है ना वो अवेलेबल रहेगा, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है। गैस अवेलेबल रहेगा इसका मतलब कि उसका कुछ प्रेशर भी होगा, ठीक है, कुछ अच्छा प्रेशर होगा, अच्छा खासा प्रेशर होगा, ठीक है। ओके, अब उन्होंने कहा कि आप क्या करो ना कि वोल्टेज लगाओ, वोल्टेज दो, करंट को फ्लो कराओ। तो वोल्टेज देने के बाद जब करंट फ्लो हुआ तो अब यहाँ से कुछ कलर्ड रेज, ठीक है, यहाँ से कुछ कलर्ड रेज मतलब कि रंग बिरंगा जो रेज है वो एनोड से कैथोड की तरफ जाते हुए दिख रहा था। ये चीज़ क्लियर है? अब यहाँ से कुछ कलर्ड रेज जाते हुए दिख रहा था, ये जो थे ना ये रेज, ये कलर्ड इन नेचर थे, रंग बिरंगे। अब ये कलर्ड क्यों दिख रहे थे? कलर्ड दिखने का रीजन था क्योंकि इनके अंदर अभी प्रेशर अवेलेबल था। पिछले वाले में क्या था, प्रेशर ही नहीं था, बिल्कुल वैक्यूम में था, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, प्रेशर अवेलेबल था और जिसकी वजह से इनका कलर दिख रहा था हमें। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो कलर्ड रेज इधर से उधर जाते हुए दिखे क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हुए दिख रहे थे, ठीक है। और जब जा रहे थे ना तो एक कैनाल की तरह, कैसा कैनाल होता है ना, नहर टाइप का, वैसा टाइप का ये बिल्कुल होते हुए जा रहे थे, ठीक है, इसलिए इनको कैनाल रेज भी कहा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि कलर्ड रेज इधर से उधर ट्रेवल कर रहे हैं, तो जब ट्रेवल कर रहे थे ना इधर से, मतलब हाई वोल्टेज देने पर ही ऑब्वियसली इधर से इधर जब ट्रेवल कर रहे थे तो लोगों ने कहा कि भाई, साइंटिस्ट ने कहा कि जब ये निगेटिव है और निगेटिव की तरफ एक पॉजिटिव रे आ रहा है, इसका मतलब कि वो रे पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। चलो, एक और चीज जो यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होता है वो ये कि एनोड रेज और प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। अभी आपने क्या कहा कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, बिल्कुल सही बात है, बट एनोड रेज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मिलकर नहीं बना होता है। एनोड रेज आर नॉट मेड अप ऑफ प्रोटॉन, ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये सिर्फ होता है हाइड्रोजन के केस में है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और उस केस में सिर्फ होता है कि वो प्रोटॉन से, बाकी ऐसे एनोड रेज को आप प्रोटॉन नहीं बोल सकते हो, ओके। वो सिर्फ कैथोड रेज के लिए है कि वो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। तो फिर आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर ये ऐसा कह रहे हो कि आप ये प्रोटॉन से मिलकर नहीं बना है, तो फिर ये किस चीज़ से मिलकर बना है? ये मिलकर बना है गैसियस आयन से, ठीक है, ये गैसियस आयन से मिलकर बना हुआ है। गैसियस आयन क्या है जरा देखो यहाँ पे, सपोज करो दिस इज योर कैथोड है ना, एंड दिस इज योर एनोड, सपोज करो, ठीक है।
अगर ये कैथोड है ये एनोड है, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रेशर अवेलेबल है, पिछली बार में प्रेशर अवेलेबल नहीं था इसलिए इनविजिबल पार्टिकल्स आ रहे थे, मतलब दिख नहीं रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्रेशर अवेलेबल है, यहाँ पे कुछ जितने भी पार्टिकल्स आएंगे इधर से उधर जाएंगे ना वो दिखेंगे हमें। तो होता क्या है इसमें, हाई वोल्टेज जब हम देते हैं तो करंट इधर से हम फ्लो कराते हैं ना, ये एक रफ ओवरव्यू है, बट एक्चुअली क्या होता है कि हाई वोल्टेज देने पे कुछ करंट इधर भी पास करता है, और जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो कैथोड से भी निकलते हैं और कुछ कैथोड रे इधर की तरफ जाता है। बट होता क्या है ना कि जब ये कैथोड रे इधर से इधर की तरफ जाता है, बेसिकली गैसियस आयंस है ना ये, क्योंकि इसके अंदर तो गैस भरा हुआ है, तो जब गैसियस आयंस इधर से इधर की तरफ जब जाते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं ना इधर की तरफ डोनेट करते जाते हैं, ऐसे छोड़ते जाते हैं, ठीक है, हाई वोल्टेज की वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ देते जाते हैं। तो जो भी डोनेट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये हो जाते हैं पॉजिटिव और इधर इलेक्ट्रॉन चले आता है और यही फिर वापस से इधर मुड़ के जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये इसका कॉन्सेप्ट है। बट आपको ओवरव्यू कैसा सिखाया जाता है कि हाई वोल्टेज दिया तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है जो रे, उसको हम क्या कहेंगे, एनोड रेज कहेंगे। बट एक्चुअली वो एनोड रेज प्रोटॉन नहीं है, दे आर गैसियस आयंस, ठीक है। ये जो गैस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वो आयंस में फॉर्मेशन उनका हो जाता है, ठीक है, तो वो गैसियस आयन है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब देखो यहाँ यहाँ से जो ये रे आ रहा है ना, ये जब रे इधर पहुंचेगा, ठीक है, तो अभी कैसे हमने पढ़ा था पिछले वाले में परफोरेटेड एनोड, वैसे ही यहाँ पे परफोरेटेड कैथोड रहता है, ये होल रहता है यहाँ पे सारे कैथोड में। अब ये इससे पास करेगा, पास करने के बाद यहाँ पे ये जो फ्लोरोसेंट आपका मटेरियल यहाँ लगा हुआ है बिल्कुल चमकता हुआ दिखेगा फिर वो आपको अब, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें भी कुछ ना कुछ मास है। इधर से जो पहले वाले का हमने फ्लोरोसेंट मटेरियल चेक किया था तो क्या कहा था कि उसमें कुछ मास है, वैसे ही हमारे इधर वाले भी इधर से जब एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगे तो हम क्या कहेंगे कि इनके अंदर भी कुछ ना कुछ मास है। क्लियर है ये चीज? ओके, तो मास है तो फिर पहले हम देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी, सबकी प्रॉपर्टी तो हमें देखनी है ना, तो पहले हम देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या है। तो देखो, कैनाल रेस की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये जितने भी होते हैं ये चार्ज पार्टिकल से मिलके बने होते हैं, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ये गैसियस आयन से मिलके बने होते हैं, बेसिकली इनका जो ऑरिजिन होता है वो गैसियस आयंस होता है, ठीक है। इनका जो नेचर है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा गैस लेकर चल रहे हो, क्योंकि इसमें कैथोड रेज में क्या था, कोई भी गैस ले लो वो चेंज नहीं करता था कैथोड रेज का प्रॉपर्टी। बट एनोड में क्या है या कैनाल में क्या है कि आप कौन सा गैस लेके चलो ये डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर अवेलेबल है, और जितना ज़्यादा प्रेशर दोगे वो गैस के हिसाब से चेंज करेगा। ये गैसेस स्टेट में भी सीखेंगे ये चीज़, ठीक। दूसरी बात की E/M रेशियो है वो नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करेगा, और ये क्या होते हैं, कलर्ड गैस होते हैं, ये बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट है जो आपको याद रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से इसको बाद में पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, अब देखो, अब ये कैलकुलेट किया गया कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ प्रोटॉन ये होता तुम्हारा ये होता 1.625 प्लस तो ऐसे ही है इंटू 10⁻⁻22 kg, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.625 इंटू 10⁻⁻22 kg होता है। और अगर हम बात करें चार्ज ऑफ प्रोटॉन की, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन आपका होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो वो चार्ज सेम है, बस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव में था और प्रोटॉन क्या पॉजिटिव में है चार्ज, लेकिन मास देखो उसका बहुत डिफरेंस है मास में। तो मास में बहुत डिफरेंस है और यहीं से एक कंक्लूजन निकाला गया क्या, कि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं 1840 ले लेते हैं ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा ना, 40 है तो। ये चीज़ क्लियर है, याद रखना है आपको, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहाँ से यहाँ तक ये इतना ज़्यादा कंक्लूजन आया, ठीक है। क्या कंक्लूजन आया कि कैथोड रेज क्या है, एनोड रेज क्या है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, आपने यहाँ तक ये चीज़ आज सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे देखेंगे क्या, कि जे थॉमसन ने वाटरमेलन मॉडल दिया था, प्लम पुडिंग मॉडल, फिर रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, फिर उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया, वो सब कुछ हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज का लेक्चर अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।